मित्रों, एक बार एक गांव में एक ऐसा बंदा रहता है जिसका आगे पीछे कोई नहीं होता। ना उसकी कोई फैमिली होती है, ना कोई उसका रिश्तेदार होता है। तो गांव वाले उसका घर बसाने के लिए उसकी शादी करा देते हैं। लेकिन शादी के कुछ ही रोज के बाद उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है और ये बेचारा फिर से अकेला हो जाता है। अब कुछ अरसा गुजरने के बाद गांव वालों ने कहा कि यार इसकी दूसरी शादी करा देते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं। तो दूसरी बार इसकी शादी करा देते हैं, लेकिन चंद रोज बाद फिर से इसकी वाइफ जो दूसरी थी उसकी भी डेथ हो जाती है। और फिर कुछ अरसे के बाद गांव वालों ने फिर इसकी तीसरी शादी करवाने का सोचा और तीसरी बार जब उसकी शादी होती है तो तीसरी बार भी यही होता है। शादी के 2-3 रोज के बाद इसकी तीसरी बीवी की भी डेथ हो जाती है। अब गांव वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या चक्कर है। तो एक ज्योतिषी बाबा को वो लेकर आते हैं कि बाबा जी ये क्या चक्कर है, हमें जरा समझाएं। इसकी जब जब शादी कराते हैं कुछ ही रोज के अंदर इसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, क्या मसला है भाई। अच्छा, बाबा जी बेचारा जो था वो अपने ज्योतिष विद्या का उपयोग करते हुए बताता है कि मित्रों इसकी कुंडली में दोष है, इसके सितारे खराब हैं, इसके राहु का नट ढीला है और इसके केतु का टायर पंचर है। तो गांव वाले कहते हैं कि बाबा जी फिर इसका उपाय क्या है, उपाय बताएं, क्या करें हम। तो बाबा जी कहता है कि बच्चा इसकी शादी किसी ऐसी कन्या से कराएं जिसके 3 पति इसी तरह से देहांत कर चुके हों जिस तरह इसकी पत्नियां देहांत कर चुकी हैं। दोनों के सितारे एक जैसे होंगे तो इनका घर चल जाएगा। अच्छा, अब ऐसी लड़की ढूंढना वैसे बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन गांव वालों जो थे उन्होंने कुछ महीने की तलाश के बाद बिलाखिर ऐसी कन्या को ढूंढ ही लिया जिसकी भी 3 शादियां हुई थी और उसका भी यही मसला था। उसके भी शादी के कुछ ही अरसे के बाद पति जो थे वो मर जाते थे। अब जनाब दोनों की धूमधाम से गांव वालों ने शादी करा दी। शादी के लिए शहर से स्पेशली बड़े पंडित जी को बुलाया जाता है जो कि झूम झूम कर खुशी से मंत्र पढ़ाते रहे शादी के। और बड़ा एक एनर्जेटिक किस्म का पंडित जी का स्वभाव रहा शादी के अंदर। खैर तो जी शादी हो गई। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, चौथा दिन गुजर गया। गांव वालों में एक क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। अनसर्टेनिटी की फिजा थी, तो किसी को कुछ पता नहीं था आगे क्या होगा। अब 5वें दिन पता चलता है कि वो जो शहर से पंडित जी आए थे स्पेशली जिन्होंने दोनों की शादी कराई थी उनका देहांत हो गया, वो ऑफ हो गए। तो कभी कभी मित्रों लाइफ में कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। लोग सोचते कुछ हैं कि इस तरह का रिजल्ट होगा, लेकिन हो कुछ और जाता है। लेकिन एक चीज जरूर दुनिया में प्रिडिक्टेबल है और वो हमेशा प्रिडिक्टेबल रहेगी, और वो है बीजेपी की पाकिस्तान और चाइना पॉलिसी। एशिया के 2 इंपॉर्टेंट मुल्कों से डायरेक्ट फड्डा लेने की वजह से इंडियन फॉरेन रिलेशंस को बड़ा लॉस पहले ही पहुंच चुका है। वो यूं के नोबडी वांट्स टू कट ऑफ देयर रिलेशंस और डाउनग्रेड देयर रिलेशंस विद चाइना और पाकिस्तान। लेकिन बीजेपी फिर भी फोर्स कर रही है दूसरे मुल्कों को कि हर हाल में आप ऐसा ही करें, जिससे इंडिया की असल में अपनी पोजीशन वीक हो रही है। कल भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मोदी साहब ने कल फिर से चीन और पाकिस्तान दोनों को आतंकी कहा है कि ये 2 मुल्क आतंकी हैं और ये दोनों आतंकवाद को सपोर्ट भी करते हैं। नाम उन्होंने नहीं लिया चीन और पाकिस्तान का, लेकिन उनकी स्पीच अगर सुने तो उसका कॉन्टेक्स्ट जो था वो यही था। इन दोनों मुल्कों के बारे में वो बात कर रहे थे और पता नहीं वो किसको कह रहे थे स्पीच के अंदर कि इन दोनों मुल्कों पे कॉस्ट इम्पोज करनी चाहिए आतंक को सपोर्ट करने की वजह से। चाइना पे कॉस्ट इम्पोज करें, कह किसको रहे थे ये नहीं मालूम, लेकिन कह रहे थे कि इनके ऊपर होना चाहिए। पहले बीजेपी हर फोरम पे सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेती थी, इस तरह के पाकिस्तान जो है वो आतंक का समर्थक है, दुनिया इसका बायकॉट करे, इसको आइसोलेट करे। लेकिन अब पाकिस्तान तो आइसोलेट नहीं हुआ, अकेला नहीं हुआ, बीजेपी ने उल्टा उसके साथ खुद ही अपनी लिस्ट में चाइना को भी डाल दिया हुआ है। यानी बीजेपी ने खुद ही साबित कर दिया है कि पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं किया जा सकता, उन्होंने चाइना को ऐड कर दिया उसके साथ ही। एनडीटीवी खबर लगा रहा है कि कॉस्ट मस्ट बी इम्पोज्ड ऑन कंट्रीज ऑन टेरर पीएम्स स्वाइप एट पाकिस्तान चाइना। पाकिस्तान के ऊपर तो खैर इन्होंने रवायती इल्ज़ाम ही लगाया है कल, जैसे वो लगाते रहते हैं कि ये आइडियोलॉजिकली फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं आतंक को और इस तरह। लेकिन चाइना को इस मुद्दे में पाकिस्तान के साथ ड्रैग करते हुए मोदी साहब ने कहा कि फर्दर समटाइम्स देयर आर इनडायरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स मेड इन सपोर्ट ऑफ टेररिज्म टू ब्लॉक एक्शंस अगेंस्ट टेररिस्ट। ये जो यूनाइटेड नेशंस के जो सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना इंडियन रेजोल्यूशंस को ब्लॉक करता रहता है ना, जो पाकिस्तान के खिलाफ होती हैं, उस पे असल में मोदी साहब चीन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कुछ मुल्क जो हैं वो टेररिस्ट के खिलाफ जो रेजोल्यूशंस आती हैं उसको ब्लॉक कर रहे होते हैं।
अब देखें, ये वन साइडेड स्टोरी है। मोदी साहब जो कह रहे हैं ये वन साइडेड स्टोरी है। इंडिया जिस चीज़ को टेररिज्म कहता है, सच एज कश्मीर के अंदर जो एक फ्रीडम मूवमेंट चल रही है, इंडिया इसको कहता है ये टेररिज्म है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि चाइना या पाकिस्तान या तुर्की और बेशुमार ऐसे मुल्क हैं, उनके नज़दीक ये टेररिज्म नहीं है, लेजिटिमेट फ्रीडम स्ट्रगल है। तो देखने का नजरिया मुख्तलिफ है बुनियादी तौर पर, और दुनिया इस चीज को समझती है। कश्मीर की स्ट्रगल को टेररिज्म से इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं या यूएन की जो रेजोल्यूशन है उनके अंदर डिस्प्यूटेड इलाका है, और हर डिस्प्यूटेड इलाके के दो पार्ट्स होते हैं, दो नजरिए होते हैं उसको देखने के। एक या तो वो मुल्क कहता है, जैसे इंडिया कहता है कश्मीर हमारा, एक तो नजरिया ये है। लेकिन दूसरा नजरिया फिर पाकिस्तानी भी तो है, वो भी तो कहते हैं कश्मीर हमारा है, और यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी आ गया कि ये डिस्प्यूटेड है। तो असल में इसको देखने का जो नजरिया है ना, सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। अगर आप इसको इंडिया के नजरिए से देखेंगे तो आपको ये टेररिज्म लगेगा कि हमारी जमीन है और इस पे जो है वो आज़ादी की तहरीक क्यों चल रही है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान और चाइना के नज़रिए से देखेंगे तो ये एक डिस्प्यूटेड इलाका है जो कि यूएन ने इसको माना है कि डिस्प्यूटेड है, और उस पर एक आज़ादी की मूवमेंट चल रही है, तो इसलिए ये लेजिटिमेट है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर भी 80,000 से ज़्यादा शहरी जो है वो टेररिस्ट हमलों में शहीद हुए हैं गुज़िश्ता 20 सालों के अंदर। और अक्सर जो ग्रुप्स इन दहशत गर्दाना हमलों के पीछे रहे हैं पाकिस्तान में, इनको पाकिस्तान इंडिया से जोड़ता रहा है। प्लस पाकिस्तान में जिन चाइनीज शहरियों पर भी हमले हुए हैं, बहुत सारे चाइनीज शहरी अब तक मारे गए हैं पाकिस्तान के अंदर भी, तो उन कार्रवाइयों के पीछे भी जो चाइनीज शहरियों के खिलाफ होती हैं, उनमें भी जिन ग्रुप्स का नाम लिया जाता है वो भी पाकिस्तान कहता है कि इंडियन पेड हैं और इंडिया उसके अंदर मुलविस है, जबकि इंडिया इन सारे इल्जामात को डिनाई करता रहा है। तो दुनिया कैसे बीजेपी के इस नैरेटिव को बाय कर सकती है कि चाइना और पाकिस्तान आतंकी है, जबकि ये दोनों मुल्क खुद ही टेररिज्म का शिकार रहे हैं, पीड़ित हैं टेररिज्म से। तो फिर इस सारी नॉन प्रोडक्टिव एक्सरसाइज का मकसद क्या है आखिर? ये जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज पिछले काफ़ी सालों से की जा रही है, इसका मकसद क्या है फिर? इससे तो खुद इंडिया को यूं लॉस हो रहा है कि चाइना मजीद पाकिस्तान के क्लोज हो रहा है। देखे ना, इंडिया इज ब्लेमिंग बोथ द कंट्रीज फॉर वॉट एवर बैड थिंग इज हैपनिंग ऑन इंडियन सॉइल। तो मेरे ख्याल से ये पॉलिसी जो कि एज आई सेड 2014 से अडॉप्ट की गई है कि पाकिस्तान को टेररिस्ट मुल्क समहाउ डिक्लेयर करवाया जाए, और अब इसमें चीन को भी ऐड किया गया है कि उनको ऊपर भी कॉस्ट इम्पोज की जाए। आई थिंक दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। इससे सिर्फ ये होगा कि इंडिया पाकिस्तान और चाइना को मज़ीद क्लोज करेगा, और ये पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देगा अगेंस्ट इंडिया। जो कश्मीर के कॉज के लिए पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देगा, चाइना की सपोर्ट में आ जाएगी, डायरेक्ट सपोर्ट। तो बीजेपी की पॉलिसीज गलत राह पे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है चाइना को उनके साथ जोड़ के।